साथियों, जैसा मेरा आपसे एक वादा था कि जो भी साथी आगामी बीपीएससी टीआरई 4.0 की एग्ज़ाम की जंग तैयारी कर रहे हैं, उसमें हिंदी जैसा कि मेरा मुख्य विषय रहा है, तो मैंने जो अनुभव किया कि ऐसे 10 से 12 टॉपिक जो बिल्कुल कठिन होते हैं, बच्चों को इस पर ध्यान नहीं जाता और 20 से 22 नंबर वो बिल्कुल छोड़ के चले जाते हैं। तो उन सभी कठिन टॉपिक को मैं कवर कराऊँगा। तो उसी सीरीज़ को मैं काफ़ी वीडियो करा भी चुका हूँ, काफ़ी टॉपिक को लेके, जिसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। तो इस पूरे क्लास को आज मैं जो आज का पूरा सीरीज़ रहने वाला है, ये जो टॉपिक है अव्यय। तो ये एक ऐसा टॉपिक होता है जिस पे लेकर बच्चों का बड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो इस टॉपिक को आज मैं कवर कराऊँगा। साथ ही आप सबसे एक आप सब जब रिक्वेस्ट करें तो इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो इसके कमेंट बॉक्स में जाइएगा, मैं टेलीग्राम पे आपको जो है इसका पीडीएफ, इस क्लास का पीडीएफ अवेलेबल करा दूँगा और आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो मैं पूरा आज एक कुछ एमसीक्यू थ्रू एमसीक्यू कुछ प्रश्न लेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप, और उसके साथ पूरे थ्योरी को कवर करेंगे। यही मेरी आज की स्ट्रेटजी रहेगी। एक पहला ही शब्द ले लेते हैं कि जैसे कि निम्न में से कौन-सा समुच्चय बोधक शब्द है? इन दोनों में संघ, परंतु, तुम, मेरा। अब होता क्या है? समुच्चय बोधक शब्द क्या होता है? समुच्चय की अगर हम बात करें तो समुच्चय मतलब होता है समूह। 2 या 2 से चीज़ों 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में वर्णन हो, तो उसे क्या बोलेंगे? समुच्चय, समूह बोलेंगे। और इन दो जो सामूहिक ये शब्द होते हैं या सामूहिक जो क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम होता है, इनको जोड़ने वाले शब्द को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं समुच्चय बोधक। जैसे कि मैं गया था परंतु बारिश हो गई। मैं गया था परंतु बारिश हो गई। तो बारिश हो गई और मैं गया था के बीच परंतु शब्द आया, ये हमारा क्या कहलाएगा? अव्यय शब्द कहलाएगा। आइए थोड़ा-सा अव्यय शब्द को बिल्कुल हम इसके डेफिनेशन को जानते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ा होता क्या अव्यय? अव्यय क्या होता है कि वे शब्द जिनमें लिंग, कारक, वचन, पुरुष आदि के कारण कोई विकार या परिवर्तन उत्पन्न नहीं होता है, अव्यय शब्द कहलाता है। अव्यय का अर्थ क्या होता है? अव्यय मतलब होता है अधन व्यय। मतलब कि न हो, व्यय मतलब खर्च, यानी उसमें बदलाव ना हो। चाहे आप उसके लिंग को बदल दीजिए, चाहे कारक बदल दीजिए, चाहे वचन, चाहे पुरुष बदल दीजिए, लेकिन शब्दों में कोई बदलाव नहीं होगा। इसको थोड़ा सा डिटेल से कुछ उदाहरण के थ्रू समझते हैं, जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। आपको याद रखना है कि अव्यय जो है कितने प्रकार के होते हैं? अव्यय के टोटल 5 भेद होते हैं। आपको याद रखना, अव्यय के कितने भेद होते हैं? टोटल 5 भेद होते हैं। कौन-कौन? अब देखिए अव्यय के कौन-कौन भेद होते हैं। पहला होता है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, एक समुच्चय बोधक जिसका भी हमने क्वेश्चन किया था, और एक होता है विस्मयादि बोधक, और एक लास्ट में कौन-सा हो जाएगा आपका? निपात। ये 5 याद रखिएगा, आप पाँचों नाम याद रखिएगा। ये 5 जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। क्या कहलाएँगे? अव्यय। यानी ये जो चाहे आप देख लीजिए, चाहे आप क्रिया विशेषण के शब्द ले लीजिए, चाहे क्रिया विशेषण शब्द लीजिए, चाहे संबंध बोधक के, चाहे समुच्चय बोधक के, इनके शब्दों में बदलाव नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। तो क्रिया विशेषण क्या होते हैं थोड़ा समझते हैं, कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं। क्रिया विशेषण क्या होता है? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसे कि वह धीरे-धीरे खाना खाता है, तो खाना खाता है ये क्रिया है, और खाना खाने की क्रिया की विशेषता, खाना खाना क्रिया है, और खाने की विशेषता क्या है? कि किस तरीके से खा रहा है? तो धीरे-धीरे खा रहा है। खा तो रहा है लेकिन कैसे खा रहा है? ये खाने की यानी क्रिया की विशेषता बता रहा है कि धीरे-धीरे खा रहा है, तेज-तेज खा रहा है। तो ये जो धीरे-धीरे शब्द है, ये हमारा क्या है? क्रिया विशेषण है। अब ये क्रिया विशेषण अव्यय होता है कि नहीं होता है? अव्यय क्या होता है कि जब आप उसके लिंग में बदलाव करें, उसके पुरुष में बदलाव करें, उसके वचन में, उसके कार्य में बदलाव करें, और इसमें परिवर्तन, जैसे वह की जगह मैं क्या करता हूँ? मीरा। तो मीरा धीरे-धीरे खाना खाती है। अब यहाँ पे जैसे मैंने मीरा किया, तब भी मीरा के लिए धीरे-धीरे शब्द प्रयोग हुआ। मैं कर रहा हूँ कि सोहन, सोहन, अब देखिए ये स्त्रीलिंग था, पुरुष लिंग है। सोहन धीरे-धीरे खाना खाता है। अब मैंने इसका लिंग चेंज कर दिया, मीरा स्त्रीलिंग कर दिया, तो भी धीरे-धीरे शब्द आया। सोहन पुरुष लिंग किया, तो भी धीरे-धीरे शब्द आया है। अब मैं लिंग का बदल के चेक करता हूँ कि बच्चे धीरे-धीरे खाना खाते हैं, तब भी धीरे-धीरे शब्द प्रयोग आया। ऐसा नहीं कि बच्चे के लिए धीरा-धीरा हो गया, धीरे-धीरे शब्द है। अब या एक बच्चा के लिए करते हैं, बच्चा धीरे-धीरे खाना खाता है। तो मैं लिंग बदल रहा हूँ, लेकिन इस क्रिया विशेषण में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। ये जो क्रिया विशेषण शब्द है धीरे-धीरे, इसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है, इसलिए क्या है? अव्यय है। अव्यय है तो कौन से प्रकार का? क्योंकि ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, क्रिया विशेषण है, तो ये क्रिया विशेषण प्रकार का अव्यय है, यानी पहला भेद है। ऐसे मैं बात करूँगा संबंध बोधक का। संबंध बोधक क्या है? कि वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों की अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध का बोध कराते हैं। यानी संबंध बोलते हैं ना, जो संबंध जोड़ते हैं। जैसे इसमें कि मंदिर के पास नदी है। अब ये मंदिर क्या है? संज्ञा है। नदी क्या है? संज्ञा है। इन दोनों के बीच कनेक्शन का काम कौन कर रहा है? ये पास पास इन दोनों के बीच संबंध बना रहा है कि ये जो है नदी के पास ही मंदिर है।
तो नदी का जो कोई लोकेशन बताए, जो किसी रिश्ते के बारे में सूचित करे, तो ये उसका लोकेशन बता रहा है, यानी जो पास शब्द है ये उसकी लोकेशन बताने का काम कर रहा है, उसके उसमें यानी नदी और मंदिर के बीच संबंध जोड़ने की कोशिश कर रहा है कि नदी के पास ही मंदिर है, या सॉरी मंदिर के पास ही नदी है। तो ये जो शब्द है ये तो संबंध बोधक शब्द है, और ये अव्यय है। अव्यय क्यों है? पास शब्द समझिए। अब मैं मंदिर की जगह कुछ और बदल देता हूँ। मैं बता देता हूँ कि जंगलों के पास नदी है, या मैं बोल दिया पेड़ों के पास नदी है। लिंग बदल दिया, पेड़ था, पेड़ के पास नदी है, एक लिंग मतलब क्या कहते हैं, एक वचन था, तो भी पास ही शब्द प्रयोग हुआ। अब मैं पेड़ की जगह मैं बोल दिया कि पेड़ों के पास, मैं ढेर सारे पेड़ कर दिया, मतलब बहुवचन कर दिया, तो पेड़ों के पास, तब भी पास शब्द का प्रयोग रहा। यानी यहाँ वचन लिंग का मैं बदलाव कर रहा हूँ, लेकिन इसके जो है यानी इसके अव्यय में इसका कोई बदलाव नहीं आ रहा, परिवर्तन नहीं आ रहा, तो ये बोलेंगे संबंध बोधक अव्यय बोलेंगे। ऐसे समुच्चय बोधक क्या होगा? समुच्चय बोधक होता क्या कि दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले संयोजक शब्द, कोई दो शब्द हो या कोई दो वाक्य, जैसे वह दफ्तर से आया। देखिए यहाँ पे दो वाक्य हैं, देखिए यहाँ पे दो वाक्य, एक है कि वह दफ्तर से आया, माफ़ करिए, हाँ, अब एक शब्द क्या है, वह दफ्तर से आया, दूसरा है कि सो गया। अब इसको जोड़ने का शब्द क्या रहा कि और, एक वाक्य ये है और दूसरा वाक्य वह सो गया। वह दफ्तर से आया पहला वाक्य है, और सो गया दूसरा वाक्य। इसको जोड़े तो दो वाक्यों को जोड़ने का काम कौन कर रहा? और। तो जब दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने वाला जो शब्द होता है उसे समुच्चय बोधक शब्द बोलते हैं। और यहाँ पे हम देखेंगे सर, ये जो और शब्द है इसमें बदलाव नहीं आएगा। अब चाहे वह दफ्तर से आई, चाहे कोई स्त्री आ रही, वह दफ्तर से आई और वो सो गई, तब भी और ही शब्द प्रयोग किया जा रहा है। बच्चा दफ्तर से आया और सो गया, तो भी और शब्द का प्रयोग हो रहा है, और इसका लिंग बदल रहे, बच्चे दफ्तर से आए और वो सो गया, यानी इसका जो समुच्चय बोधक शब्द, इसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है। यानी ये क्या है? अव्यय है। और कौन से प्रकार का अव्यय? समुच्चय बोधक अव्यय है। आगे हम बात करेंगे विस्मयादिक अव्यय। तो जिन वाक्यों में घृणा, हर्ष, शोक, आश्चर्य के भाव प्रकट हो वो विस्मयादि बोधक होते हैं। विस्मयादि बोधक है ना, जिसमें जिस शब्द से कोई घृणा या हर्ष, शोक, आश्चर्य का भाव पैदा होता है, तो हमको पता है कि वो क्या होता है? विस्मयादि बोधक होता है। अब जैसे लेते हैं एक अभ्यास कि वाह तुमने तो कमाल कर दिया, वाह तुमने तो कमाल कर दिया। अब यहाँ पे जो शब्द वाह है ये क्या है? विस्मयादि बोधक है। कैसे पहचानने का तरीका क्या है कि इसमें कौन सा चिन्ह होता है? आप देखिए इसमें ये वाला चिन्ह प्रयोग होता है विस्मयादि बोधक चिन्ह का। और ये जो वाह शब्द है, चाहे आप अब लड़की हो कोई, वाह मीरा ने कमाल कर दिया, तब भी वाह शब्द प्रयोग हो रहा है। अब कोई पुरुष लिंग के लिए हो, वाह मोहन ने कमाल कर दिया, तो भी वाह ही शब्द प्रयोग हो रहा है। ऐसा नहीं कि स्त्रीलिंग लिख के वाही बन जा रहा है और पुरुष लिंग के लिए वहाँ पे वाह बन जा रहा है या वाह बन जा रहा है, ऐसा तो है नहीं। अब चाहे एक बच्चा है, वाह बच्चा कमाल कर दिया, वाह बच्चे कमाल, तो वाह शब्द में कोई बदलाव नहीं आ रहा, इसलिए अव्यय शब्द है। क्योंकि लिंग, स्थान, पुरुष, कारक में सब बदलाव कर रहा है, इसमें बदलाव नहीं, तो ये हमारा क्या है? और कैसा है? विस्मयादि बोधक अव्यय है। निपात की बात करेंगे, किसी भी बात पर अधिक भार देने के लिए, किसी भी बात पर अत्यधिक भार दे रहे हैं, यानी उस पे ज़्यादा जोर डाल रहे हैं उस शब्द पे, तो क्या हो जाएगा? निपात कहलाएगा। क्या कहलाएगा? निपात। जैसे कि आज तुमने पार्टी में रुकना ही पड़ेगा। आज आज रात, ये राज नहीं है, रात बना दीजिए। आज रात तुम्हें पार्टी में रुकना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे वाक्य पे जोर डाला जा रहा है, वाक्य पे जोर कि रुकना पड़ेगा नहीं, रुकना ही पड़ेगा। तो ही शब्द का प्रयोग यहाँ पे वाक्य में जोर डालने के लिए किया जा रहा है। और ये क्या है? तो ये निपात है, ही निपात है। और यह निपात अव्यय क्यों कहा गया? क्योंकि ही शब्द का प्रयोग आप ये बदलेगा ही नहीं, जैसे कि अब आज रात तुम्हें पार्टी में रुकना ही पड़ेगा। अब कोई लड़की है उसके लिए भी करेंगे, तो आज रात तुम्हें पार्टी में रुकना ही पड़ेगी या आज रुकना ही पड़ेंगे, तो ये बदल रहा है। लेकिन ये जो ही शब्द है इस लिंग, स्थान, वचनकर्ता के अनुसार नहीं बदल रहा है, इसलिए ये कहलाएगा अव्यय। अब निपात होते कौन कौन है? जैसे कि भी, तो, त, केवल, ही, मात्र, ये सभी निपात होते हैं, ये आपको जान लेना है। तो ये अव्यय शब्द हो गया। आप हमको जो है आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। इसमें क्या है कि निम्न शब्दों में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण शब्द नहीं है? क्रिया विशेषण शब्द नहीं है। क्रिया विशेषण शब्द क्या होता है कि जो क्रिया की विशेषता बताता है, क्रिया की विशेषता बताता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? जैसे इसमें क्या हो जाएगा? क्या, कैसे, आइए थोड़ा समझते हैं इसको। अब यहाँ पे देखिएगा क्रिया विशेषण शब्द क्या? क्रिया विशेषण शब्द क्या होता है? सर वह शब्द जो हमें क्रियाओं की विशेषता बताता है। वह धीरे धीरे खाता है, तो ये धीरे धीरे इसके क्रिया की विशेषता मतलब क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें जानेंगे, थोड़ा कुछ चीज़ें और जान लेते हैं। जो क्रिया विशेषण होता है कितने प्रकार का होता है? तो ये कालवाचक होता है विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। ये ऐसे रखिए, ऐसे होगा क्या कहते हैं? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा।
ये होता है। क्रिया विशेषण कई प्रकार के हो जाएंगे, ठीक। तो ये कुछ प्रकार होते हैं मुख्य रूप से, कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक। कैसे जानेंगे कि जो क्रिया विशेषण का समय का, जैसे कि राघव कल मेरे घर आया था, यहाँ पे जो कल शब्द का प्रयोग हुआ इस टाइम बताने के लिए किया जा रहा है, समय बताने के लिए, यानी काल मतलब होता है समय, ठीक। तो यानी कल मेरे घर आया था, मेरे घर तो आया था लेकिन कल आया था, यानी क्रिया की विशेषता क्या बता रहा है कि वो कल आया था। ये समय, समय को इंडिकेट कर रहा है। और ये क्रिया की विशेषता, तो आया तो था मेरे घर लेकिन कल आया था, ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, यानी क्रिया विशेषण हो गया। और समय बता रहा है इसलिए कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया। समझ गए आप। आगे रीतिवाचक। रीतिवाचक क्या होता है कि ऐसा क्रिया विशेषण जो शब्द को किसी क्रिया के होने की विधि या तरीके के बारे में बता रहा है, कि वो पढ़ तो रहा है, कैसे पढ़ रहा है, वो खा तो रहा है, कैसे खा रहा है, वो दौड़ तो रहा है, कैसे दौड़ रहा है। तो सरला ध्यान से पढ़ती है, पढ़ रहा है, पढ़ने की विशेषता क्या है, ध्यान से। तो ये यहाँ क्रिया क्या है, पढ़ना, और इसकी विशेषता क्या है कि वो ध्यान से पढ़ रहे। तो ये क्रिया की विशेषता बताइए, इसलिए क्रिया विशेषण, लेकिन कौन से प्रकार का, ये उसकी रीति का बोध करा रहा है, कैसे, ध्यान से, धीरे से, जोर से, इस तरीके का। तो यहाँ पे रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया। अगला बढ़ते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है कि ऐसे अविकारी शब्द, अविकारी शब्द जो क्रियाओं के होने के स्थान का बोध कराती है। कि देखिए, तुम बाहर जाकर बैठो, बैठो, ये बैठना क्रिया है, इसकी विशेषता क्या है कि बाहर, ये तो क्रिया विशेषण हो गया। क्रिया विशेषण कौन से प्रकार का, ये उसकी लोकेशन को बताएगा, बाहर, अंदर, ऊपर, नीचे, दाएं बाएं, ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। इस तरीके का परिमाणवाचक, कि जिनसे ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जिनसे क्रिया के परिमाण का बोध हो, कि तुम थोड़ा कम खाओ, खाना क्या है यहाँ पे, खाने क्या है, ये हमारा क्रिया है। और इसकी विशेषता क्या है कि कम खाए, तो ये क्रिया विशेषण है, लेकिन कौन से प्रकार का, इसके परिमाण को इंडिकेट कर रहा है, कितना, थोड़ा, कम, ज़्यादा, ये। तो ये क्या हो जाएगा हमारा परिमाणवाचक विशेषण। ये तो आपको समझ लेना चाहिए। अब इसमें एक आ गया कि निम्न में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। नहीं प्रश्नवाचक है, विधिबोधक है, निषेधवाचक है, या निश्चयबोधक। तो आप बोलेंगे निषेधवाचक। नहीं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण के भी कई प्रकार होते हैं, समझते हैं आइए थोड़ा सा। तो अब समझिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, नहीं। नहीं मतलब होता है निषेध, निषेध मतलब नहीं, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रकार है। थोड़ा जानते हैं, जो निषेधवाचक का अर्थ क्या होता है कि एक ऐसा संदेश जो किसी काम को न करने का आदेश दे, जो किसी काम को न करने का आदेश देता है, वह हमारा होता है निषेधवाचक। इस वाक्य में जिस वाक्य में नकारात्मकता हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। निषेधवाचक शब्द क्या होता है, वाक्य में प्रायः न शब्द होता है। निषेधवाचक शब्द कैसे पहचानेंगे, उसमें न शब्द का प्रयोग होगा, नहीं, मत, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जिन अव्यय शब्दों में कार्य के व्यापार की रीति या विधि, कार्य हो रहा है उसका तरीका क्या है, धीरे हो रहा है, तेज हो रहा है, ये जिस उसके रीति या विधि का प्रयोग होता है उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। और क्रिया विशेषण क्या होता है, एक अव्यय होता है, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हो गया, है कि नहीं। तो अब हमको पता है कि जो क्या क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, ठीक। कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, ठीक। अच्छा, ये हो गया, ठीक। अगले प्रश्न को लेते हैं थोड़ा सा और। अगला, निम्न में से कौन सा वाक्य संयोजक क्रिया विशेषण संबंध रखता है। संयोजक क्रिया विशेषण, संयोजक क्रिया जो कनेक्ट करें, संयोजक क्रिया विशेषण जो हो गया। तो जैसे यहाँ पे, अब जब आप आज्ञा देंगे तब मैं उठूँगा, ये हमारा संयोजक क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण का एक ये भी प्रकार होता है, थोड़ा जानते हैं इसके बारे में। ये क्या होगा कि देखिए, जब आप आज्ञा देंगे तो मैं उठूँगा, ये हमारा संयोजक क्रिया। अब ये क्या होता है, ये कौन सी वाला है, ये समझते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जब आप आज्ञा देंगे तब मैं बैठूँगा, ये संयोजक क्रिया विशेषण संबंध रखता है। और ये वाक्य क्या होता है, जब आप आज्ञा देंगे तब मैं, ये वाक्य था, इस वाक्य में संयोजक क्रिया विशेषण है। तो जब और तब दोनों शब्दों में संयोजक क्रिया विशेषण होता है। ये क्रिया विशेषण है कि ये देखो, यहाँ पे पहले समझना पड़ेगा ये क्रिया विशेषण है कि नहीं, पहले ये कैसे पता लगाएंगे। तो तब मैं बैठूँगा, ये उठना, तब मैं उठूँगा, ये उठना क्रिया है। और क्रिया की विशेषता क्या है कि जब आप आज्ञा देंगे, तो ये क्रिया की विशेषता बता रहे, ये क्रिया विशेषण है। लेकिन ये संयोजक क्रिया विशेषण कैसे पता लगाएंगे, तो जहाँ पे ये शब्द आ जाए, जब और तब, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये जब और तब, ये दोनों इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं। कनेक्ट मतलब होता है संयोजन करने का काम कर रहे हैं,
इसलिए क्या हो जाएंगे, संयोजक क्रिया विशेषण हो जाएंगे। जब और तब दोनों शब्दों में संयोजक क्रिया विशेषण है, इसलिए यह वाक्य संयोजक क्रिया विशेषण में संबंध रखता है। आपको ध्यान देना चाहिए। अब क्रिया विशेषण के बारे में फिर एक बार जान लेते हैं। वह शब्द जो हमें क्रिया की विशेषता के बारे में बताते हैं वो शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। कि हिरण तेज भागता है, भागना क्या क्रिया है और कैसे भाग रहा है, तेज भाग रहा है, तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये क्रिया विशेषण शब्द का यहाँ पे विशेषता बता रहा है। आगे पढ़ते हैं, अगले प्रश्न को लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य मूल क्रिया विशेषण से संबंध नहीं रखता है। इनमें से कौन से क्रिया विशेषण इसमें नहीं दिखा रहा है। ठीक, अब जैसे कि नगर यहाँ से दूर पड़ता है, यहाँ से दूर पड़ता है। अब देखना, नगर यहाँ से, ये देखो आपका दूर पड़ता है, ये पढ़ना क्या है, क्रिया, इसकी विशेषता क्या है, यहाँ से दूर, तो इसका यहाँ ये शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। ये हो गया। वह अचानक आ गया, ये आना क्या है, क्रिया, इसकी विशेषता क्या है कि अचानक आ गया, ये उसकी रीति को बताया, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया। इसमें भी क्रिया विशेषण, इसमें भी क्रिया विशेषण। तुम ठीक कर रहे हो, कह तो रहे लेकिन ठीक, ये भी उसके क्या कर रहे हैं कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अब सीता खेलती कूदती रहती, खेलना कूदना क्या है, ये क्रिया है, इसकी विशेषता कुछ शब्द है ही नहीं इसमें बताने के लिए। यहाँ पे ये होता सीता धीरे धीरे खेलती कूदती, तो ये हो जाता क्रिया विशेषण, इसमें क्रिया विशेषण है नहीं। इस तरह की चीज़ों को पहचान लेंगे। ठीक, यहाँ पे सीधी सीधी सी बात है कि खेलना कूदना क्या है, क्रिया है, और क्रिया की यहाँ पे कोई शब्द विशेषता बता नहीं रहे, यहाँ पे कोई शब्द ही नहीं ऐसा है, तो इस तरीके से हम जान जाएंगे कि सर यहाँ पे क्या है, क्रिया विशेषण शब्द है। ठीक, ये बात हुई। ऐसे आगे हम चलते हैं कि मैं प्रतिदिन धार्मिक किताब पढ़ता हूँ। आप समझिए, मैं प्रतिदिन धार्मिक किताब पढ़ता हूँ, इस वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द बताइए। मैं प्रतिदिन धार्मिक किताब पढ़ता हूँ। अब पढ़ना क्या है यहाँ पे, यहाँ पे पढ़ना जो है ये हमारा क्या है, पढ़ना हमारा क्या है भाई, ये पढ़ना हमारा यहाँ पे वो है, क्या कहते हैं, पढ़ना हमारा है क्रिया। इसकी विशेषता क्या है कि मैं प्रतिदिन, तो प्रतिदिन क्या है, ये इसकी विशेषता बता रहा भाई, पढ़ता है, धार्मिक किताब पढ़ता हूँ, लेकिन मैं प्रतिदिन पढ़ता हूँ, इसकी विशेषता क्या है कि मैं रोज़ पढ़ता हूँ। तो प्रतिदिन क्या होगा, क्रिया विशेषण होगा, क्रिया की विशेषता बता रहा है, लेकिन कौन सा, ये उसके टाइम को बता रहा है। तो यहाँ पे कौन, कालवाचक क्रिया विशेषण है। तो क्रिया विशेषण तो है ही प्रतिदिन क्रिया विशेषण, लेकिन कौन सा, कालवाचक क्रिया विशेषण है। तो आपको ध्यान रखना, तो क्रिया विशेषण तो है ही, लेकिन प्रतिदिन यहाँ क्या क्रिया विशेषण है, कौन सा अगर पूछा जाएगा तो आप बताएंगे सर कालवाचक क्रिया विशेषण है। इसमें पौन या पुण्य बोधक क्रिया, ये कुछ अन्य क्रिया विशेषण के प्रकार है। मुख्य जो है मैं आपको बता दिया कि पुनः या पौन क्रिया विशेषण के उदाहरण गलत है। तो इसमें देखिए, अब समझना इसका ऑप्शन, इसमें कौन से गलत हैं, अब समझना इसका, पुनः या पुण्य क्रिया से उदाहरण गलत हैं। अब देखिए, निकट, उस तरफ, परसों, देखिए बार बार, बहुधा, अक्सर, इन तीनों का अर्थ क्या है कि बार बार कोई चीज़ हो रहा है, बहुधा, तो पुनः मतलब जिसमें बार बार शब्द है, तो इन सब में बार बार इन सब शब्दों से बार बार शब्दों का बोध हो रहा है। पुनः, फिर, हर बार, इनमें भी बार बार शब्दों का प्रयोग, पुनः मतलब होता है बार बार, प्रतिदिन, घड़ी घड़ी, बार, इन सब में बार बार। लेकिन निकट, उस तरफ, परसों, ये उसके क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण तो हैं, लेकिन ये उसके पुनः बोधक क्रिया विशेषण, पुनः बोधक जिसमें बार बार, इन तीनों बार बार शब्दों का बोध हो रहा है इसके अर्थ को लेकर, और इसमें कुछ अलग है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कोई अलग हो जाएगा, तो इसमें ये वाला हमारा ऑप्शन नहीं हो जाएगा। ठीक, तो ये हुआ, तो जिसमें ये शब्द बार बार, बहुधा, अक्सर, पुनः, फिर, हर बार, इन घड़ी घड़ी, इन सब का प्रयोग हो, वो हमारा क्या होता है, पौन्य या पुनः बोधक क्रिया विशेषण वो होता है। याद रखना है आपको। ठीक, इस तरीके से आपको चीज़ों को समझ लेना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो सुनील निकम्मा है, इसलिए कोई भी उसे पसंद नहीं करता है। सुनील क्या है, निकम्मा है, इसलिए उसे कोई पसंद नहीं। रेखांकित जो शब्द है इसलिए, यह कौन सा अव्यय है, संबंध बोधक अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय है, या व्यधिकरण समुच्चय बोधक है, या क्रिया विशेषण, इसमें आपको थोड़ा पहचानना है, आप थोड़ा देखकर बताइएगा। तो सुनील क्या है, निकम्मा है, इसलिए क्या है, सुनील निकम्मा है और कोई उसे पसंद नहीं करता, तो इसका रीजन दिया है, इसलिए का मतलब यहाँ पे रीजन दिया है, तो यहाँ पे व्यधिकरण समुच्चय बोधक क्या होता है, समुच्चय बोधक, व्यधिकरण, इसको थोड़ा समझेंगे। तो व्यधिकरण समुच्चय बोधक क्या होता है कि ऐसे शब्द जो दो वाक्य या किसी वाक्य पर आश्रित निर्भर वाक्यों को संयोजन करने का काम करते हो। जैसे कि अब ये है, सुनील निकम्मा है, इसलिए कोई भी उसे पसंद नहीं करता है। तो कोई भी उसे पसंद क्यों नहीं करता है, क्योंकि सुनील निकम्मा है। ये जो पूरा वाक्य है, ये वाला वाक्य, ये इस वाक्य पे निर्भर है, और जब एक वाक्य दूसरे वाक्य पे निर्भर होता है, तो उन दोनों वाक्यों को जोड़ने वाले जो शब्द होता है वो क्या कहलाता है, हमारा क्या कहलाएगा, समुच्चय बोधक है, क्योंकि जोड़ने का काम कर रहा है। और कौन सा, व्यधिकरण,
विधि मतलब उसका एक वाक्य दूसरे पर आश्रित है। ये आपको समझ लेना जरूरी है ना। हमको यकीन आप समझ लिए होंगे। अब आपको समझना है, मैं पहले बता दिया कि संबद्ध बोधक अव्यय क्या होता है, क्रिया विशेषण अव्यय क्या होता है, समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है। कहिए तो मैं एक बार फिर चलिए समझा देता हूँ कुछ अन्य उदाहरण लेके कि मंदिर जो शब्द संज्ञा सर्वनाम शब्दों के, जैसे एक मंदिर है, नदी है, दो संज्ञा हो गए। जो दो संज्ञा को जोड़ने कोई सब, ये जो नदी के पास ये मंदिर के पास नदी, तो पास शब्द जो है दो संज्ञा को जोड़ने का काम कर रहा है। जब दो संज्ञा कोई शब्द जोड़ने का काम करे, या दो संज्ञा या दो सर्वनाम को, या एक संज्ञा एक सर्वनाम को, या एक सर्वनामिक संज्ञा को, तो वो शब्द क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा संबद्ध बोधक अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय क्या है कि जो अव्यय क्रिया की विशेषता बताता है वो क्रिया विशेषण अव्यय कहलाएगा। अव्यय क्यों, क्योंकि उसका बदलाव नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे ही समुच्चय क्या होता है कि जब दो वाक्य या उपवाक्यों को जोड़ने, मीरा ने कड़ी मेहनत की, ये पहला उपवाक्य है, दूसरा सफल हुई, इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम और है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएगा। इस तरह की चीज़ों को हम समझ लेंगे। अगले प्रश्न को लेते हैं। निम्न में 4 विकल्प में किसी एक उस विकल्प का चयन करें जो अव्यय के भेद का सही विकल्प हो ना। मंजुला पढ़ने में तो तेज है परंतु शरीर से कमजोर है, परंतु शरीर से कमजोर है, परंतु शरीर से कमजोर है। अब यहाँ पे परंतु जो शब्द प्रयोग हुआ है, ये क्रिया विशेषण अव्यय है कि संबद्ध बोधक अव्यय है कि समुच्चय बोधक अव्यय है कि विस्मयादि बोधक अव्यय है। आप थोड़ा सा इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। ठीक, चलो बताइए, इसका जवाब दीजिए। अब यहाँ समझिए, यहाँ पे पहले अगर हम इसकी बात करें क्रिया विशेषण अव्यय का, तो क्रिया विशेषण क्या अव्यय क्या होता है। यहाँ पे जो परंतु शब्द आया है, थोड़ा सा अगर हमारे साथ आप पढ़ने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे अगर परंतु जो शब्द आया है, परंतु शब्द, ये किसके लिए आया, ये परंतु शब्द जो जोड़ने का काम कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। ये दो वाक्य हैं। क्रिया विशेषण क्या होता है, क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो इसमें शरीर से कमजोर है, तो ये परंतु शब्द इसकी विशेषता तो क्रिया बता नहीं रहा है, तो क्रिया विशेषण अव्यय तो होगा नहीं। विस्मयादि बोधक अव्यय होता तो इसमें ये चिन्ह लगा होता है इस तरीके का, तो इसमें तो ये तो है नहीं, तो नहीं होगा, नहीं होगा, बचा ये और ये बचा। समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है, समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है, जब दो वाक्यों को कोई शब्द जोड़ने, तो एक वाक्य ये है, एक वाक्य इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, परंतु इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा। आपको ये समझ लेना है थोड़ा सा डिटेल से कि वाक्य में जो मंजुला पढ़ने में तो तेज है परंतु शरीर से कमजोरी, इन दोनों जो परंतु या ये क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय है। ठीक, तो ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्द वाक्य या वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं, वे समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। ठीक, जैसे आप कैसे पहचानेंगे इसमें, जैसे ये शब्द समुच्चय बोधक शब्द है, और वह, एव, तथा, या, अथवा, किंतु, परंतु, क्योंकि, जो कि, ताकि, हालांकि, लेकिन, अंततः, ये सभी क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय है। ठीक, छुट्टी हुई और बच्चे भागने लगे, और शब्द क्या है, समुच्चय बोधक है। वर्षा बहुत तेज दौड़ी, एक वाक्य, दूसरा प्रथम नहीं आ सकी, इसको जोड़ने काम, लेकिन, तो ये सभी क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय है। ये आपको समझ लेना है। क्रिया विशेषण क्या होता है, जो क्रिया की विशेषता बताता है। ऐसे कौन शब्द, जैसे कि यहाँ, तेज, अब, रात, धीरे धीरे, प्रतिदिन, सुंदर, जैसे शेर तेज भागता है, तो भागने का विशेषता क्या है कि तेज भाग रहा है, तो ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, तेज, तेज क्रिया विशेषण है। मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, नहीं आऊँगा, तो आऊँगा ये क्रिया है, इसकी विशेषता क्या है, वहाँ, तो ये यहाँ पे हमारा क्या, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। तो मैंने पहले ही समझा दिया आपको, ये चीज़ें समझ में तो आ ही गई होगी। संबंध बोधक अव्यय की बात करूँगा, तो जो दो क्या कहते हैं, दो संज्ञा या दो सर्वनाम के बीच संबंध बताए, उसे संबंध बोधक अव्यय है। कि पेड़ पर बिल्ली बैठी थी, तो ये बिल्ली और पेड़ का संबंध क्या है कि पेड़ के ऊपर बैठ, तो पर शब्द पेड़, ये संज्ञा है, ये संज्ञा है, इन दोनों के बीच पर क्या है, दो संज्ञा के बीच इनको जोड़ने काम कर रहा है, तो संबंध बनाने का काम कर रहा है, संबंध बोधक अव्यय है। कौन कौन संबंध बोधक अव्यय होते हैं, तो ये कुछ है, जैसे आप याद रखना है, जैसे बाद, भर, के ऊपर, की ओर, कारण, ऊपर, नीचे, बाहर, भीतर, बिना, सहित, पीछे, खातिर, के लिए, ये सभी क्या है, हमारा संबंध बोधक अव्यय होते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय, तो पहला तो ये होता है कि इनके ये वाला चिन्ह होता है विस्मयादि बोधक वाला, ऐसे करके, ऐसे कौन कौन शब्द, जैसे कि अरे, ओह, शाबाश, काश, आ, हाय, वाह, है, क्या, हाँ जी, अजी, ये सभी चीज़ें, तो ये आपको याद रखना बेहद जरूरी है। चलिए आगे एक प्रश्न और लेते हैं। और वह बहुत धीरे धीरे चलता है, वाक्य में बहुत क्या है, तो वह चलता तो है। अब याद रखना यहाँ पे, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा आप बताइएगा, वह चलता तो है लेकिन बहुत धीरे, तो यहाँ पे विशेषता क्या, क्रिया की विशेषता क्या बता रहा है कि बहुत धीरे चलता है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा क्रिया विशेषण हो जाएगा। अब इसमें सभी को जान, क्रिया अगर होता, क्रिया तो यह है चलना, तो ये तो क्रिया तो होगा नहीं। बहुत शब्द के बारे में पूछा है ना, विशेषण क्या है, ये है विशेषण, बहुत ना, विशेषण, लेकिन ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए विशेषण नहीं होगा, क्रिया विशेषण होगा ना। सर्वनाम तो हो नहीं सकता, सर्वनाम तो ये है वह,
ठीक, तो ये इस तरीके से चीज़ों को हम समझेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। आगे कुछ जान लेते हैं यहाँ पे। तो ये जैसे कि वाक्य वह बहुत धीरे चलता में जो में जो बहुत है, ये क्या है, क्रिया विशेषण है, क्योंकि ये क्रिया विशेषता बता रहा है। बहुत शब्द क्रिया था चलता है, इसकी गुणवत्ता को बढ़ावा दे रहा था, इसलिए धीरे की गहराई को व्यक्त करने के लिए बहुत शब्द का उपयोग हो रहा है, ये क्रिया विशेषण है। जैसे वह बहुत तेज, तो यहाँ भी बहुत क्या है, दौड़ाना, तेज दौड़ा, लेकिन बहुत शब्द के यहाँ क्रिया विशेषण हो जाएगा। ये क्रिया क्या होता है, क्रिया क्या होता है कि ऐसे शब्द जो किसी कार्य, स्थिति या घटना को दर्शाते हैं उन्हें क्रिया कहते हैं ना। कि वह खा रहा है, तो खाना यहाँ पे क्या है, क्रिया विशेषता है। विशेषण क्या होते हैं, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए। कि मेरे पास सुंदर घड़ी है, तो मेरे पास सुंदर घड़ी है, तो घड़ी की ये संज्ञा, इसकी विशेषता क्या है कि सुंदर है, तो सुंदर हमारा क्या हो जाएगा, विशेषता, विशेषण हो जाएगा। सर्वनाम क्या होता है, जो संज्ञा की जगह प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि यहाँ, वहाँ, वह कुछ, जैसे मैं राम घर पे है और वह बहुत खुश है, तो राम के लिए वह शब्द का प्रयोग किया गया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। ऐसे कुछ ट्रिक्स होते हैं। हमें उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। बाकी आपसे एक यही रिक्वेस्ट, यदि आपको हिंदी सब्जेक्ट को लेकर या एनसीईआरटी सार के नोट्स को लेकर या बिहार जीके के लिए कोई नोट्स चाहिए, तो आप हमको इस नंबर व्हाट्सअप कर सकते हैं, 96 16 15 87 38। इस पे आप मैसेज कर सकते हैं। बिल्कुल मैं आपको नोट्स जो है बिल्कुल 25 रुपये प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। ये आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। आगे मिलते हैं किसी अगले अच्छे टॉपिक पे, या इसी का एक थोड़ा सा और इसका अभ्यास करवा देंगे। और ये आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आप यदि चैनल पर नए हो तो आपसे ये रिक्वेस्ट, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में इसका यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो इसके कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम को लिंक दे दूंगा। आप वहाँ पे जाके इसके पीडीएफ को आप जो है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।